जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। जब तक कि हम उसको छेड़ते नहीं हैं तो हमको भी कुछ नहीं करता। तो छेड़ेंगे तभी काटेगा वो। गलती से छेड़ दें, पैर रख दें उसके ऊपर तो काटेगा। क्या सर्प क्या करता है भाई? चूहे को, मतलब ये प्रकृति ने जो है सबको इसी तरह से बनाया है। चूहे को खाता है, मेंढक को खाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब चले चमगादड़ क्या करता है? अच्छा, चमगादड़ है क्या पहले तो बताइए। हम प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर। और करता क्या है? क्या कैसे उसका जो चमगादड़ क्या है? मैमल है या क्या है? पक्षी चलिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक वो उस तरफ पे कहाँ दिख रहा है? हाँ, का पेड़ है। हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। उनमें से ये सलाई भी, इससे गोंद निकलती है और इससे इसकी गोंद से धूप वगैरह देते हैं। इससे अगरबत्तियों में भी जलाया जाता है। और इसका जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में इसको पूजा भी जाता है ना, सलाई को। और कौन से वृक्षों का पूजन किया जाता है हमारे? क्या है, सनातन में प्रकृति का पूजन ही है। ये रीजनरेशन वाले जो पेड़ आते हैं वो जंगल ही मतलब बसता है, अन्यथा दूसरा जंगल नहीं बसता। तो वो जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको पहले से ही हमको सुरक्षा देनी पड़ती है। मवेशी के खूंदने में ना आए, मवेशी के खाने में ना आए, इस तरह से। उस पेड़ में रीजनरेशन होता नहीं यहाँ पर। उसकी डालियाँ या कलम लगती है उसकी, है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में इसका कागज़ बनता था पहले, है ना। तो कागज़ बनाने के चक्कर में हमने इसको बहुत सारा काटा, इसको जंगलों से मिटा दिया। और दूसरा हमारी जो संस्कृति में इसका जो महत्व है, प्राचीन संस्कृति में, कि हमारे गांव में इसके खम्भ बनाए जाते थे शादियों में, है ना। अभी भी बनाए जाते हैं शादियों में खम्भ। तो वो खम्भ भी बनता है जो मेन होता है खम्भ, जिसकी पूजन वगैरह करते हैं। और वो थुनियाँ होती है जिनमें मंडप बनाया जाता है। पहले ऐसे ये सामियाने वगैरह ऐसे कुछ लगता नहीं था, तो एक वो याददाश्त उसकी रहती, ठीक है ना। इसका ही महत्व है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बैठे हैं तो सबसे पहले हम तो बात करेंगे भाई ऑक्सीजन की, है ना, कि ऑक्सीजन पेड़ों से, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि रेस्पायरेशन में अगर ये 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं तो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो 10 लीटर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी तरह से 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ये श्वसन में छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? ये 10 लीटर सागौन है ना, ये सागौन है ना। तो ये सागौन के पेड़ है, वहाँ हरे हरे पेड़, ठीक है। फिर अच्छा, अब ये चीते पहले हमारे यहाँ थे क्या? थे। 1950 से दिखाई नहीं दिए। और जब कोई चीज़ हम समाप्त होती है जंगल से, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु, तो फिर उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है ना। ये चीता, यानी चीता हमारे यहाँ की जलवायु में और हमारे यहाँ के जंगल में
रहने के योग्य हैं और इसीलिए लाया गया। अब देखिए कि निश्चित रूप से नामीबिया के जंगल और हमारे यहाँ के जंगल दोनों की जलवायु में अंतर तो होगा, है ना। तो कुछ ऐसे मृत भी हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से बहुत जिएंगे और अपने वंश को बढ़ाएंगे। कुल मिला के ये है, वंश को अपने बढ़ाएंगे, है ना। तो चीता यहाँ के लिए हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। आपको धूप लग रही है, आप इधर आ जाए। ऑल सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, बहुत ही सरल, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल जिंदगी भर, जीवन भर अपने याद रखेंगे ऐसे, है ना। तो अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे थे ना, तो ये जितने पेड़ हैं, सिर्फ सदाबहार वन जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट को छोड़कर जो हमारे यहाँ जितने पेड़ पाए जाते हैं उनमें पतझड़ होता ही है। जैसे आम में एक महीने के लिए होगा, पीपल में 15 दिन के लिए। उस समय उस पीपल में क्या होता है कि दूसरे भी निकलने लग जाते साथ में, जिधर पतझड़ उधर दूसरे। बरगद में भी ऐसा ही है, तो पतझड़ होता है, है ना। ये जो सागौन का पेड़ दिख रहा है आपको, इससे क्या बनता है? फर्नीचर। इसको सोना, जंगल का सोना भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत महंगा होता है। तो ये हमारे यहाँ जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है, जंगलों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। लेकिन ये हमारे लिए चूंकि 5 महीने से पतझड़ होता है, तो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से ये उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा के संरक्षण के ध्येय से सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। कब बनी थी राष्ट्रीय वन नीति? 1952 में। ये पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसमें मार्गदर्शी बहुत सारे मार्गदर्शन होते हैं, है ना, निर्देश होते हैं, और इसी के अनुसार हमको पूरे सारे के सारे राज्यों में हमको वनों के संबंध में और पर्यावरण के संबंध में कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो 1952 में ये पहली बार बनी थी और उसके बाद में ये समय समय पर रिवाइज होते रहे, ठीक है ना। तो 1988 में भी रिवाइज हुई है ना। उसके बाद में 2005 में भी। लेकिन जब पर्यावरण में ज़्यादा मतलब जो है प्रदूषण होने लगा, पर्यावरण में क्या हुआ कि ज़्यादा प्रदूषण आने लगा, तो तब हमारा वो मतलब हमारी आदत में है कि जब सर के ऊपर पानी जाता है कि नहीं, तब हम मतलब जो है कोई मुहिम या कोई अभियान को चलाते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने लगा, तो उसमें ये निर्देश दिए, ये मार्गदर्शन दिया गया कि जिन पेड़ों में पत्ते मतलब जो है ज़्यादा दिनों तक के झड़े रहते हैं, यानी पतझड़ जिनमें ज़्यादा दिनों तक का होता है, उन पेड़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, है ना। होगी वहाँ का जो क्या है, जो वहाँ का पर्यावरण उतना ज़्यादा शुद्ध होगा, प्रदूषण मुक्त होगा, ठीक है ना। तो अब इनमें कौन से अब जो हमको दिखते हैं, जामुन जो हरे रहते हैं पेड़, जामुन, आम, बरगद, पीपल और नीम, है ना। हम लोग जानते नहीं थे, मैं भी पहले यही समझता था कि 24 घंटे पीपल और तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, ठीक है ना। ये गलत है ना। सर रात के टाइम पे ऑक्सीजन देना बंद कर देती है। हाँ बिल्कुल करती क्या है ये, जितने जैसे मैंने जो नाम गिना है, पीपल, बरगद, आम, नीम वगैरह, ये शुष्क स्थानों पर ग्रोथ करने वाले पेड़ हैं। हम यहाँ लगा देते हैं, अलग चीज़ है जहाँ पर ज़्यादा पानी। लेकिन होता क्या है इनमें कि आपको मालूम है, इनकी जो पत्तियों में जो है क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं ना, छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो। तो वो छेद से क्या करते हैं, वो सांस भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, है ना, वो भी अवशोषित करते हैं, और पानी का भी जो है, जो पानी होता है ना, तो उसको वाष्पोत्सर्जित करते हैं, वो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं ना उसको, है ना, वो भी करते हैं। तो होता क्या है कि जो पीपल की बरगद, पीपल में पीपल सबसे अच्छा है इस मामले में, बरगद उससे कम, फिर उसके बाद में नीम में भी आता है ऐसा, तुलसी में भी ऐसी होता है, जैसा मैं भी बता रहा हूँ। होता क्या है इनमें कि दिन में ये अपने मैलेट नाम का रसायन बनाते हैं, ठीक है।
अब उसको उनने रात भर स्टोर किया और जैसे ही मतलब दिन निकला तो सूरज का प्रकाश भी आया, फिर सब कुछ मिल के, और कार्बन डाइऑक्साइड वो कम ले पाते हैं लेकिन उसकी पूर्ति किससे करते हैं? मैलेट से। और ये फोटो तो पीपल में, और ये जो अभी नाम गिनती करवाया मैंने, पीपल, नीम, आम, इनमें क्या खासियत है कि ये रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ठीक है, जंगल जो है वन प्रबंधन बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। इसका थोड़ा सा बताएंगे आपको कि हम लोग जितने भी काम करते हैं वो फॉरेस्ट को विकसित करने के लिए करते हैं। कोई भी काम ऐसे नहीं होते जिससे फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो, ठीक है ना। पश्चिम वनमंडल यानी डीओपो साहब जो है पश्चिम वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा कहलाते हैं, है ना। इसमें तामिया वामिया जामई वगैरह तरफ का भाग है। इसमें कितनी रेंज है? 8 रेंज है। तो जो ये रेंज बनी है, इस रेंज में जितना जंगल है उनके लिए, पूरे मतलब डिवीजन के लिए, पूरे वनमंडल के लिए 10-10 साल का एक वर्किंग प्लान बनता है। 10 साल कि हमको कहाँ, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है तो हमको उस क्षेत्र में, तो ये हम बांट देते हैं कितने, 50-50 हेक्टेयर के टुकड़ों में। इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद ये अपने को आगे बहुत ज्ञान देगा। ये 50 हेक्टेयर का टुकड़ा हमने पूरे रेंज में बांट दिए। तो कौन सा काम हो जाएगा, वर्किंग प्लान बना, स्वीकृत हुआ, लागू हुआ, तो एक कूप नंबर 1 में हमको सबसे पहले काम करना है। वहाँ पर क्यों काम करना है? क्योंकि वहाँ पर भूमि कटाव ज़्यादा हो रहा है ना। वहाँ पर आवश्यकता है प्लांटेशन की, है ना। या फिर वहाँ पर भीड़ हो गई है। भीड़ का मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ इकट्ठे हैं, उनको पतला करना है। क्यों पतला करना है? मतलब थिनिंग होना है उनमें, है ना, कि दूर दूर हो। क्यों दूर दूर हो? क्योंकि उनमें कंपटीशन नहीं हो, काय के लिए, प्रकाश के लिए और मिनरल्स के लिए, है ना। तो इसलिए जो है इसके लिए क्या करते हैं हम, 50-50 हेक्टेयर का बांट देते हैं। अब हाँ, यहाँ रेंज वालों को सबको मालूम रहता है कि कब किस में काम करना है। मान लीजिए जहाँ हम बैठे हैं इधर भी और उधर भी, ये 50 हेक्टेयर में आ गया, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिए, है ना। 50, अब करना क्या है हमको, तो पहले सबसे पहले तो जो संबंधित रेंज अफसर और डिप्टी साहब यहाँ पर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ का ट्रीटमेंट मैप बनाते हैं। उपचार मानचित्र बोलते हैं जिनको, ट्रीटमेंट मैप, कि कहाँ पर क्या काम करना है, कहाँ पर हमको चेक डैम्स बनाने हैं, कहाँ पर कंट्रोल ट्रेंचेस खोदनी है, कहाँ पर प्लांटेशन करना है, और कहाँ पर ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ से पेड़ पौधे निकालने हैं, तो पेड़ पौधे काटने हैं। तो होता क्या है कि ये सब पूरा पहले प्लान बना। जैसे हमको आने वाले साल में पेड़ों की कटाई करना है जो ज़्यादा होंगे, तो हम इस साल ये काम कर लेते हैं, 1 साल पहले। अब हम क्या करते हैं, आने वाला साल जो हम क्या उसमें पूरी मार्किंग वगैरह भी कर देते हैं। मार्किंग वगैरह करते हैं, जो झाड़ काटने हैं ना उनको मार्क करते हैं, जो झाड़ नहीं काटने हैं उनको हम वैसे ही छोड़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कौन से झाड़ छोड़ते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, और ये पूरे जीवन में भी याद रखें। कटाव ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पर हम चेक डैम बनाते हैं नालों में। जैसे वो नाला था ना जहाँ हम खड़े थे, तो वहाँ पर उसमें डैम बना देते, चेक डैम, एक के ऊपर एक। तो वहाँ पर क्या हुआ, भूमि कटाव जो आएगा तो वो भूमि जितनी आएगी रुक जाएगी, भूमि कटाव नहीं होगा, और वो नाला जो बड़े होने से रुक जाएगा। अगर नाला बड़ा होता है, भूमि कटाव होने से, तो जो पेड़ हैं वो ऐसे गिरते जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको नाले को हमको रोकना है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, चेक डैम बना लेते हैं। फिर उसके बाद में जहाँ प्लांटेशन करना है तो उसके लिए हम वहाँ गड्ढे खोदते हैं, पहले से प्री प्लान कर लेते हैं। तो उसमें कौन से पौधे लगाना है वो हम तय कर लेते हैं, गड्ढे खोदते हैं। अब मार्किंग हो रही है हमारी, आने वाले साल कटना है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं तीखा, हाँ 50-60 डिग्री का होगा, है ना। जो 25 डिग्री से ऊपर के ढाल हैं, 25 डिग्री से ऊपर के, है ना, और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और वाटर रिचार्जिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक। ये तो हो गया ढाल वाला मामला। फिर
जंगल में जितने सूखे वृक्ष हैं उन वृक्षों में प्रति हेक्टेयर 5 वृक्ष सूखे वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं? क्यों छोड़े जाते हैं? प्रति हेक्टेयर 5 सूखे वृक्ष को काटने के लिए मार्क नहीं किया जाता, क्योंकि सूखे वृक्ष खराब है तो हमको काटना है उसको, तो उसको निशान लगा देंगे। लेकिन फिर भी 5 वृक्ष छोड़े जाते हैं प्रति हेक्टेयर। क्यों छोड़े जाते हैं? नहीं, वो तो करेंगे नहीं। कोई बताएगा तो 2 चॉकलेट दूंगा। कोई बताएगा? सर उसमें जो थोड़ा मिनरल्स रहता है वो दूसरे प्लांट्स ले लें। तो चॉकलेट की बात की, मैंने ज़्यादा दिमाग चलेगा आपका। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ। और बताओ सर अचानक से एटमॉस्फेयर और कोई उनकी लकड़ी का कोई बता पाएगा? उनका वो जो पत्ते जो सूखे वाले गिरते हैं उससे ह्यूमस बनता है। नहीं, वो तो कुछ हिंट दे दीजिए। वो अरे अब तो हिंट भी नहीं है, अब हम खुद ही बता। देखिए वहीं छोड़ते हैं हम, वहीं छोड़ते हैं, है ना, खड़े रहने देते उसको। बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि जो केवल और केवल सूखे वृक्षों पे बैठते हैं, तो उनके बैठने के लिए स्थान। अच्छा, और भी जो उनकी छाल रहती है ना, जो छाल रहती है ना सूखे वृक्षों की, चाहे वो कोई गिरा हुआ पेड़ हो, गिरा वाला पेड़ हो, चाहे वो सूखा हुआ पेड़ हो, उनकी छाल और उनके ऊड के बीच में मतलब जो स्थान रहता है वहाँ बहुत सारे कीट जो है पलते हैं, बड़े होते हैं, वहीं पर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे पोले जो खोखले होते हैं। क्यों? सर उसमें चींटियां रहती हैं। सर दीमक चींटियां भी रहती हैं और पक्षियों के लिए किसने बोला? चॉकलेट निकल गई यार, तो मतलब निकलेगी वो तो यार, तुम क्या, सॉरी, चॉकलेट निकलेगी, कोई अच्छा जवाब देगा तो निकलेगी ना, है ना। तो बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं? घोंसले, है ना। उनके लिए तो कोई ऐसा स्थान रहता नहीं, घोंसले। और उसमें क्या होती है? मधुमक्खियां की एक मधुमक्खी सतपुड़िया नाम की प्रजाति होती है, छोटी कोटी बड़ी कोटी मधुमक्खियां भी उसमें रहती है और अपना शहद उत्पादन करती है उसमें, है ना। और क्या बनाती है? वो छत्ते बनाती है मधुमक्खी, ठीक है। और होने वाले पेड़ हैं जैसे कि ये सलाई और शीशम, रोजवुड बोलते हैं, काला शीशम बोलते हैं, बहुत महंगा होता है। बहुत सारी प्रजातियां जैसे कि अमलतास वो झगड़ा का पेड़ बोलते हैं उसको, अमलतास, जिसमें पीले पीले फूल लगते हैं। इधर आप लोग जो है थोड़ा ज़्यादा शांत रहेंगे, थोड़ी सी देर यार, 2 घंटे की। तो क्या करते हैं वो, ये ऐसे पेड़ों को जो विलुप्त होने की कगार पे है, इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, और या विलुप्त हो चुके, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, इनको भी बिल्कुल इनको काटना प्रतिबंधित है, ठीक है। क्यों नहीं काटते? जो जंगली जानवर या पक्षी वगैरह उनका भोजन है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे ये नदी है, इसका तो उसके 200 मीटर उस तरफ और 200 मीटर इस तरफ, दोनों तरफ चौड़ी जो पट्टियां हैं, जो जंगल है, इधर भी चौड़ी पट्टी है, इधर भी चौड़ी। उसको साउंड कम करने के लिए बोलो वही कम बस, ठीक है। चलिए 200 मीटर इधर, 200, और जो छोटे छोटे नाले हैं उनमें 20 मीटर इधर चौड़ी पट्टी और 20 मीटर उधर चौड़ी। ये पूरी की पूरी पट्टी हम छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी झाड़ काटने के लिए मार्क नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। हमको मतलब जो है इरोजन से, और जो मिट्टी आती है नदियों में, किसने बोला? भूल ही गया था मैं। कैच करना है तो सॉइल इरोजन, अब मिट्टी इरोजन होके कहाँ आएगी? नदी में आएगी। और नदी में आई या नाले में आई तो वो क्या करेगी? वो तो बह के और आगे भी जाएगी, लेकिन जो नदियों को उथली करती जाएगी। और ये आपका जो, इसको क्या बोलते हैं हम? कुंड बोलते हैं। यहाँ पर देखा ना अभी आपने? तो ऐसे कुंड मतलब धीरे धीरे करके क्या होंगे?
भर जाएंगे तो फिर यहाँ हम काहे के लिए आएंगे? तो कुंड ही नहीं तो फिर काहे के लिए आएंगे? मतलब ये ऐसे स्थान भी जो हमारे पर्यटन के लिए भी हम जहाँ जाते हैं, तो अगर मान लो इस तरह से अगर होता रहा तो हम इनको भी खो देंगे, ठीक है ना। तो मिट्टी आएगी, मिट्टी के कटाव को और मिट्टी को आने के लिए 200 मीटर। अभी जो हमारे जितने भी मतलब नदियाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ सभी जगह पे हमको फिर ये क्या कहते हैं, अभियान या मिशन यानी महाअभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि जंगलों में तो है अभी पेड़ पौधे, लेकिन जो जहाँ पर निजी ज़मीन है वहाँ पर नहीं है, बहुत ज़रूरी है। उससे क्या हो रहा है कि तट कटते चले जा रहे हैं, नदियाँ चौड़े होती चली जा रही है ना, और बाढ़ आती है तो पानी फैल जाता है उसका और मिट्टी अलग आ रही है, ताकि वहाँ पर ग्रोथ झाड़ों की अच्छे से हो सके, ठीक है। तो वहाँ पर हम कौन से पेड़ छोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए वहाँ पर एक साजा का पेड़ है, सागौन का पेड़ है, एक कुसुम का पेड़ है ना, जिनको काटना मना है। नहीं, साजा का पेड़ को तो काटना मना नहीं है ना, चलो छोड़ दो, कुसुम को बना है ना। मैं तो फ्लो में बोल गया तो पकड़ लिया। तो क्या है कि जैसे साजा वगैरह है ना, ये अगर मान लो वहाँ है साजा है, सागौन है ना, तो ऐसे जब पेड़ हैं और दोनों पेड़ हैं वहाँ पर, तो हम किसको वहाँ पर, जैसे कि हम लोग क्या किया करते थे, सागौन के जो पेड़ है ना, जैसे मान लो कोई इतना मोटा पेड़ है वहाँ पर, और वो अगर मान लो 10 साल के लिए बाद में छूटेगा वो ना, तो बहुत इतना मोटा होगा और सीधा जाता है वो, तो बहुत पैसा देगा। अगर मान लो साजा का है तो साजा का उससे 5% भी नहीं देगा वो पैसा, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसको छोड़ेंगे हम? हैं? साजा को छोड़ो। क्यों? सर क्योंकि वो जो है वो आपको 5% क्या पैसा नहीं देगा सर वो। तो साजा को क्यों छोड़ेंगे? काटना मना। साजा को काटेंगे। साजा को काटेंगे, सागौन को छोड़ेंगे। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 2005 के पहले होता था। मैंने बताया ना आपको, राष्ट्रीय वन नीति जब से संशोधित हुई है तब से परिवर्तन आया है कि हमने पर्यावरण के, हमने देखो सागौन उधर पैसा है और इधर पैसा नहीं है साजा में, है ना। तो हम किसको बचा? ज्यादा ऑक्सीजन रहता है। बिल्कुल सही है ना। अब पकड़ा सही, झगड़ा बोल, इसमें कितनी लंबी फलियां होती है, झगड़े का पेड़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि फलियां अगर अपने घर में रखते हैं झगड़ा होता रहता है। शांत रहे, यहाँ जाओ, ध्यान से सुन लो झगड़ा का। रोचक और मनोरंजक है ना, थोड़ा सा उधर भी हो जाए और इधर भी हो जाए, है ना। ये क्या है, इसको कहते हैं अमलतास। वैज्ञानिक नाम कैसिया फिस्टुला है ना, और इसका हिंदी नाम झगड़ा, यानी इसमें इतनी लंबी फलियां लगती है। और ये कहावत है कि अगर कुछ भी नहीं होता, ये बहुत अच्छा औषधि वाला पेड़ है और पाचक है ये, तो इसकी फलियां भी औषधि में काम आती है, पत्तियां भी काम में आती है। चल ठीक है, आगे। ये क्या है, कौन सा पेड़ है? धावड़ा। इसका ये सबसे अच्छा गोंद इसका होता है, जो लड्डू बनते हैं ना उसमें ये धावड़े का गोंद ही मिलाया जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम एनागासिस लेटिफोलिया। चलिए, अब एक और चीज है, आप बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से दूर है वो एक पेड़, 2 पेड़ दिख रहे हैं, वो दिख रहा है सफेद वाइट, ये सामने भी दिख रहा है, जिसमें फूल आए हुए हैं। दिख रहे हैं ना, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है बॉसोलिया सर्रेटा। इसको हिंदी में कहते हैं कढ़ाई, कुल्लू, गुरलू, कितने नाम, कढ़ाई भी बोलते हैं, कुल्लू भी बोलते हैं, गुरलू भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने जो नाम बताए थे आपको, मोयन और सलाई वगैरह, उससे भी गोंद निकलता है, इससे भी जो, लेकिन खाने योग्य गोंद है, जो औषधि वाला गोंद है, वो धावड़ा से निकलता है और कुल्लू सही नाम, कुल्लू से निकलता है ना। अब
में कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? वो जो कुल्लू है इससे जो गोंद निकलता है नेचुरली निकलता है, इससे धावड़े से। नेचुरल कैसे निकलता है? इतनी इतनी कली निकलती है इसकी, कम मात्रा में निकलती है। नाविक सर पीछे खड़े किसी ने प्यार से ही मारा होगा, लेकिन मारा जरूर मैंने देखा है ना। 2 इंच चौड़ा कट और 1 इंच या 1.5 इंच गहरा है ना, और लंबा कितना? आधा फीट, यानी 6 इंच लंबाई में ऐसा कट लगाना। कट घाव बोलते हैं उसको, अपन घाव लगाते हैं, उसके बाद उससे से गोंद निकलता है। ठीक है ना। क्या हुआ कि ऐसे कट लगाते लगाते ज्यादा गोंद की लालच में हमने वो झाड़ ही बर्बाद कर दी, झाड़ पूरे बर्बाद हो गए। तो हुआ क्या कि ये कौन सी प्रजाति में आ गया? विलुप्त होने वाली, इंडेंजर्ड। तो इस पे इसको भी हम नहीं काटते, इनको नहीं काटते। तो अब इसके गोंद को निकालने पर क्या हो गया है? प्रतिबंध लग गया है। क्यों प्रतिबंध लग गया? इसके झाड़ समाप्त होने के बाद। ठीक है ना। अब एक चीज मतलब इसमें दोनों या जितने भी गोंद निकालने वाले जिनसे गोंद निकलता है, जिन झाड़ों से, उन पे एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आ गया है। क्या संकट आया है? वो ये संकट आया है कि इसमें भी लोग घाव करते हैं और उसमें अवैध रूप से करते हैं, उसमें प्रतिबंधित है। और जितने गोंद वाले झाड़ हैं उनमें घाव करते हैं। जो मतलब वो जो उसका जिसमें जो कंटेंट रहते हैं इथोपैन पैराक्वेट, ये मतलब रसायन रहता है उसमें। क्या? और ये इंजेक्शन के रूप में भी उसमें लगाते हैं, पेड़ों में इंजेक्शन के रूप में भी लगाते हैं, और वो घाव पर डाल भी देते हैं। उससे क्या होता है कि 4-5 गुना ज़्यादा गोंद निकलता है ना। ये होता है इथोपैन, क्या होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, और ये कुछ दिनों में ये पेड़ों को मार देगा। कुछ दिनों में मतलब 4-5 साल 6 साल में मर जाएंगे पेड़। तो इसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दे रही है, सजग है। क्योंकि होता क्या है कि जो ये इथोपैन पैराक्वेट जो है ना रसायन होता है ना, ये कौन दे रहा है लाके? किसी भाई निकालने वाले तो कौन है? ग्रामीण है ना। तो देता कौन है? जो व्यापारी लोग हैं वो देते हैं। ठीक है। मैं एक बार अभी एक गाजनडो करके एक बहुत ही अंदर का गांव है, अम्बाड़ा, जो अम्बाड़ा मतलब सौसर अम्बाड़ा, उस घने जंगल में। तो वहाँ पर एक दिल्ली की टीम आई थी, तो मैं भी उनके साथ सर्वे करने के लिए गया था। तो गांव वालों को बुलवाया गया, उनसे पूछा कि भाई आपके रोज मतलब यानी उनको मालूम है कि ये दवाई वाला है, ये मतलब खराब है और इसमें टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए इसको खाना नहीं है। और वो हमको मतलब जो है वो खरीदते हम उसको खाएंगे, है ना। तो इस पर प्रतिबंध निश्चित रूप से हमारे वन विभाग की जानकारी में ये है। और इसको कैसे पहचान करना? पहले तो गोंद की पहचान करना, गोंद का टेस्ट करना पड़ेगा, तो इसका इलाज जो है होने वाला है। ठीक है ना। तो अपन आगे चलते हैं। सुंदर नहीं होता, मेल सुंदर होता है। क्या कारण है? मानव में इसका उल्टा होता है। तो जो महत्वपूर्ण कारण है वो नहीं बता पा रहे। जल्दी बताएं आप लोग। बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं, है ना। वो एक ऐसा समय आता है जब वो जैसे प्रकृति के समान अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें वो छुप जाते हैं। और कौन करते हैं ऐसा? फीमेल। तो से भी ज्यादा आजकल तो पक्षी। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्यों पक्षी और पशु पक्षियों में दोनों में मेल सुंदर क्यों होता है? जैसे कि आपके लॉयन है, लायन यहाँ से बाल रहते हैं कि नहीं? यस सर। सुंदर होता है ना। मोर जुनास
नाचता है मोर, नाचता है ना, नाचती तो ही नहीं है ना मोर, उसके पंख पर कितने सुंदर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये तो सब ऊपर ईश्वर ने बनाया है ना, तो क्या कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। देखिए इसलिए कि मादा या मतलब फीमेल की जो जवाबदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो क्या है? वंश को बढ़ाने का है। ठीक है, मानव में क्या है अंतर और उनमें क्या अंतर है? हमारे पास घर है ना, तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। उनके जो घोंसले होते हैं या और भी जो निवास होते हैं, आवास होते हैं, वो सुरक्षित नहीं रहते, है ना। तो क्या होता है कि अगर मान लो मादा या फीमेल सुंदर होगी तो कोई भी शिकारी पक्षी उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होगा, और शिकारी प्राणी जो भी खाते हैं ना, उनको खाने वाले मांसाहारी वो जल्दी आकर्षित होंगे, और जल्दी आकर्षित होंगे तो क्या होगा? उभयलिंगी, उसमें भी ऐसे होता है, उभयलिंगी, एक लिंगी ऐसे होते हैं ना। तो पक्षियों को और पशुओं को भी ये मतलब जो है ईश्वर ने इसलिए ऐसा बनाया है। तो छोटा सा होता है, तो इसके घोंसले कहाँ बनाता है? जो हमारे छीन के झाड़ होते हैं ना, भाई देखिए आप लोग बैठ गए, अब थोड़ा ध्यान देंगे जब, है ना, उसमें बनाता है। कहाँ बनाता है? छीन के झाड़ों पर और बबूल के वृक्षों पर और भी दूसरे वृक्षों पर भी बनाता है। वो लंबे माइग्रेशन करने वाले बर्ड है ना, उनको कहते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? जो बहुत ज़्यादा जो ठंडे प्रदेश हैं तो वो गर्म प्रदेशों में आते हैं, है ना, जैसे साइबेरिया, रशिया वगैरह हुआ ना, यहाँ से आते हैं, है ना। अपने यहाँ भी आते हैं। ये जो हमारे जो डैम है ना, जो बड़े बड़े डैम हैं उनमें है। अभी हम एक जगह गए थे, कल ही गए थे वहाँ छिंदवाड़ा, तो वहाँ पर हमको दिखाई दिए थे, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। ये प्रवासी पक्षी, इनमें ये खासियत है प्रवासी पक्षियों में, एक खासियत है कि ये जिस रूट से आएंगे उड़ते हुए उसी रूट से वापस जाते हैं। क्या? जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से ये वापस, जिनकी याददाश्त स्मृति में रहता है उनके, है ना, तो वो वापस उसी रास्ते से जाते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन और प्रजनन क्या? और 30,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर तक की वो यात्रा करते हैं। और उसमें से बहुत सारे पक्षी हैं जो आने वाले, है ना। इनके रास्तों में शिकार भी होते हैं। अफगानिस्तान वगैरह, नागालैंड वगैरह में शिकार होते हैं। अब जरा अपने यहाँ तो नागालैंड वगैरह में बंद है ना, लेकिन अफगानिस्तान वगैरह का नहीं, है ना। तो शिकार होते हैं, शिकार में बहुत सारे। अब यानी जो प्रवासी पक्षियों की संख्या कम होगी, जो आते थे पहले उतने नहीं है। फिर ये प्रवासी पक्षी, मैं एक पक्षी का नाम आपको बताऊंगा। वैसे बहुत सारे पक्षी हैं ऐसे। अमूर फाल्कन, क्या नाम है उसका? आप सर्च कर लेना आपने कभी, अमूर फाल्कन। ये पक्षी क्या होता है कि लगातार 96,000 किलोमीटर लगातार उड़ के ये हमारे यहाँ आता है। कितना उड़ के आता है? 96,000 किलोमीटर लगातार उड़ के। अब एक प्रश्न आता है, ये लगातार उड़ता है तो खाता क्या है, कहाँ पर है और सोता कहाँ है? तो बताएगा। लगातार उड़ता है ना वो, तो खाता कहाँ पर है, वो भोजन कहाँ करता है और सोता कहाँ है? सोता भी तो जरूरी है ना, क्योंकि लगातार थोड़ी है। कीड़ों को जो हवा में रहते हैं ना, वो भोजन करता है, ठीक है। अब सोता कब है वो? उसका जो ब्रेन होता है ना, 2 भागों में बटा होता है। आधा एक बार में सोता है और आधा
एक बार। ठीक है ना? जेलीफिश चॉकलेट देना पड़ेगा भाई, ये सब तो कछुआ होता है ना। चलो थोड़ा सा और थोड़ा सीरियस हो जाते हैं थोड़े टाइम से। जितने भी उड़ते रहते हैं भौरे वगैरह, ये सब कीटों में आते हैं। कीट क्या करते हैं बेटे? देखो ये चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, तभी आप लोग जो है ना प्रकृति को या पर्यावरण को या जंगल को बचाने की सोचेंगे। सुनिएगा कि मेल फ्लावर से परागकण पॉलन ग्रेन्स को ये कीट पहुंचाते हैं, कहाँ? ओरी तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद बीज बनते हैं। ठीक है ना? हमारे पृथ्वी पर जितनी वनस्पतियां यहाँ पर है उनमें से 75% वनस्पतियों का पॉलिनेशन या परागण कौन करते हैं? कीट करते हैं। अगर कीट नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन या हमारी थाली छिन जाएगी। ठीक है ना? तो ये कीट, अब कीटों को हम क्या कर रहे हैं? हमारे मतलब फसल पे लगते हैं और कहीं मधुमक्खियाँ है ना, मधुमक्खियाँ है ना, मधुमक्खियों की पूरी दुनिया में 20,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब ये रोचक जानकारी है ना। जिनमें से 5 हमारे क्या करती है? वो शहद उत्पादन करती है। 5 ऐसी प्रजातियां हैं जो शहद का उत्पादन करती हैं। सौभाग्य से हमारे जिलों में, हमारे जो छिंदवाड़ा जिला है उसमें पूरी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है? हमारे यहाँ बरासिया रेंज है, इधर ध्यान देंगे, इधर 4 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ, और एक जो प्रजाति है वो थोड़ा रेयर है। तो महादेव की पहाड़ियाँ, सांगा खेड़ा, पातालकोट, अम्बाड़ा का जंगल, यहाँ पर। अब मैं जब रियली बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी तो कौन सी होती है? वो आ गया जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे लगती है, बिल्डिंगों पे लगती है ना, मोटी। अगर वो कहीं अपन ने उसको छेड़ा और उसने काटा तो वो समझ लो हाँ मार देगी या जान से ही मर जाएंगे, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उसमें लगभग जो है 15 से 20 किलो शहद निकलता है। हिमालय पर उसी प्रजाति पाई जाती है, वहाँ पर 60 किलो। ध्यान सुनना, मैं जल्दी बोल रहा हूँ है ना। वहाँ पर कितना 60 किलो तक शहद निकलता है। वो जहाँ पर रहती है उसकी परिधि में वो आसपास कितना घूम सकती है? 10 किलोमीटर। काय के लिए? नेक्टर के लिए, पराग। ठीक है ना? फिर उसके बाद में आती है सतपुड़िया, जो बताया था ना मैंने, पोले पेड़ों में रहती है ना, जमीन में भी रहती है वो। उसको उसमें 7 छत्ते होते हैं, लेकिन वो अगर ज़्यादा जगह रहती है जमीन के अंदर तो वो 14 छत्ते भी बनाती है ना। उसका भी शहद बहुत अच्छा होता है और औषधि में काम करता है। इसका ये सतपुड़िया बोला मैंने, उसको क्या बोलते हैं? भौर। आ गया भौर। ठीक। उसके बाद में आया क्या? मोरस। मोरस पहले हमारे खेतों में जो बाड़ियाँ होती है ना उनमें लग जाया करती है, अब नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्या कारण है? दवाई। बिल्कुल सही, दवाई जो कीटनाशक हम डालते हैं वो फूलों पे रहती है, उसको चूसती है वो, तो वो मर जाती है। ठीक है ना? तो वो भी नहीं रहेगी और ये सारी की सारी मधुमक्खियाँ कम हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुना है आपने? वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ये बहुत पहले ये भविष्यवाणी की है कि स्टडी के आधार पे है, वो ऐसा नहीं है, जो नहीं थे वो वैज्ञानिक थे, है ना। उनकी ये भविष्यवाणी है कि अगर मधुमक्खियाँ हमारी इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाती है तो 4-5 साल तक हम जिंदा रहेंगे, उसके बाद पूरा संसार खत्म। ठीक है ना? तो मधुमक्खियाँ होंगी। अब मोरस पे आए थे अपन, कौन सी? जो मोरस छोटा छत्ता होता है ना, वो 5 किलोमीटर तक के वो अपनी परिधि में घूमती है जहाँ छत्ता है वहाँ। ठीक है ना? और उसमें क्या निकलता है? आधा किलो से 1 किलो शहद। ठीक है? अभी सतपुड़िया को बताया था मैंने, उसमें 10 किलो तक का शहद निकलता है ना। उसके बाद में आती है एक कोथी होती है, कोथी, बड़ी कोथी बोलते हैं उसको। यहाँ पर सब पाई जाती, यहाँ पर नहीं पाई जाती।
बड़ी कोठी का शहद जो है 15 से 20 हज़ार रुपये किलो बिकता है। कितना? 15 से 20 हज़ार। बड़ी कोठी अम्बाड़ा के जंगलों में बहुत रेयर है, और ये महादेव की पहाड़ियों में रेयर है, पतालकोट में, है ना। तो वहाँ पर ये पाई जाती है बड़ी कोठी, है ना। और इसका घूमने का दायरा रहता है 3 किलोमीटर के आसपास, जहाँ छत्ता रहता है। उसके बाद में आती है छोटी कोठी। छोटी कोठी मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे कान के पास में घूमती है, ऐसी बिल्कुल बहुत छोटी छोटी रहती है। और वो भी कहाँ रहती है? बड़ी कोठी भी पोले झाड़ों में रहती है, और छोटी कोठी भी पोले झाड़ों पे। छोटी कोठी का शहद स्वाद में खट मीठा होता है, और 50 ग्राम से 100 ग्राम, वो भी बहुत ज़्यादा औषधि के काम में आता है। इस तरह से ये 5 प्रजातियाँ हुई। तो मधुमक्खी के बताने का मेरा ये है कि ये इनको समुद्र से बादल से आया नीचे, जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होगी, ज़्यादा ठंडक होगी, वहाँ पर पानी गिरेगा, और फिर वो नदियों से कहाँ जाएगा? समुद्र में। फिर उसके बाद में ये जो पानी है, ये जहाँ पर ज़्यादा पेड़ रहेंगे वहाँ ज़्यादा, ये क्या होता है कि जब पानी गिरता है ना, तो ये जो पत्ते वत्ते हैं ना, डालियाँ वालियाँ हैं ना, तो ये इसकी मदद, इसके कारण उसकी गति रुकती है, और ये पानी धीरे धीरे जमीन में टपकता है, और फिर वो अंदर चला जाता है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर जमीन पे आता है हमारे कंपाउंड का पानी, एक गड्ढा बना दो, सॉक टैंक बना दो, उसमें से वो पूरा, तो रिचार्ज गाँव में भी रिचार्ज करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी मालूम है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी से निकलती है, ये और मीथेन बताया मैंने आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। इनकी एक उचित मात्रा, अगर इसको लास्ट में सुन लो, ग्रीन गैसेस की एक निर्धारित मात्रा हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण है उसमें रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? अगर मान लो इसकी मात्रा अगर नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी हमारी पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण में, है ना, तो क्या होगा कि हमारी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का तापमान का क्या होगा? -80 डिग्री चला जाएगा। कितना? कुल मिला के, हाँ, तो कुल मिला के जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये क्या करती है कि तापमान को अवशोषित करती है। जितनी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे मीथेन हो, है ना। तो ये अब अगर मान लो इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये ज़्यादा ऊर्जा को, तापीय ऊर्जा को अवशोषित करेगी ये, और बढ़ता चला जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे अधिक कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 50% हो रही है ना। और ये सारे के सारे व्हीकल, फैक्ट्रीज वगैरह सब निकल रही है, और इसको भी जो अवशोषण कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? प्लांट्स करते हैं, है ना। सिक्किम में अभी टूटा था 2 महीने पहले, तो वो कैसे टूटा था? ग्लेशियर होते क्या है कि जो बर्फीले जो बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडी होती है, तो चारों तरफ जो पहाड़ियों के बीच में एक ग्लेशियर, मतलब उसको कहते हैं बर्फीली झील, वो झील होती है, वो चारों तरफ से बंद रहती है, कैसे? पहाड़ों से, है ना। अब वो तापमान ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे पिघल रही है, तो निश्चित रूप से जो बर्फ का दबाव है या प्रेशर है ना, वो कम होता है, और पानी जब पिघलता है उसका वजन ज़्यादा होता है। इस कारण जो अभी ये सिक्किम में हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे हो रहे हैं ऐसे,